नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने खुलासा करूंगा कि किस तरीके से बाबरी मस्जिद एक साजिश के तहत ढाई गई थी। आपको मालूम है कि सीबीआई की विशेष अदालत का फैसला आया है और सीबीआई की विशेष अदालत ने कहा है कि दरअसल बाबरी मस्जिद स्वतः स्फूर्त गिरी थी, इसके पीछे किसी तरीके की कोई साजिश नहीं थी और इसीलिए इस पूरे मामले में उन 32 लोगों को बाइज्जत बरी कर दिया गया है जिनके ऊपर षड्यंत्र रचने का आरोप था। पूरा खुलासा करूंगा, पर्दाफाश करूंगा, लेकिन उसके पहले एक छोटी सी अपील। सत्यहिंदी.com एक कोशिश है पत्रकारिता को नए सिरे से स्थापित करने की। इस कोशिश में हमें आपके मदद की जरूरत है। आप जानते हैं इस वक्त किस तरीके की पत्रकारिता हो रही है। लोग खुलेआम हिंदू मुसलमान फसाद की बात करते हैं, खुलेआम पत्रकार जो है वो सरकार की तरफदारी करते हैं, सच वो नहीं बताते हैं। ऐसे में सच बताना बहुत ज़रूरी है। सत्यहिंदी.com के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे और वहाँ सत्य हिंदी के सदस्यता अभियान से जुड़ेंगे, हमें आर्थिक भुगतान करेंगे, तो न केवल ये हमारी मदद होगी बल्कि पत्रकारिता के लिए भी एक आपकी बहुत बड़ी मदद होगी। उम्मीद है आप हमें निराश नहीं करेंगे। और अब आज के विषय पर आते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि सीबीआई की विशेष अदालत ने, जिसका 28 साल से इंतजार था, वो फैसला आ गया है। उस फैसले में अदालत ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि बाबरी मस्जिद जो है वो स्वतः स्फूर्त ढाई है, उसके पीछे किसी तरीके का कोई षड्यंत्र नहीं था। जबकि 1992 6 दिसंबर 1992 से बड़ी मजबूती के साथ ये कहा जाता रहा है कि इतनी बड़ी मस्जिद, इतना बड़ा ढांचा महज 5 घंटे के अंदर वो जमीन पर भरभरा के गिर पड़े, ये संभव नहीं है उन कार सेवकों के द्वारा, अगर वो पूरी तरीके से ट्रेंड ना हो। अदालत के फैसले का सबको सम्मान है, लेकिन जो मेरे पास तमाम जानकारी है, उस जानकारी के मुताबिक आज मैं आपके सामने उस पूरी साजिश का खुलासा करूंगा और साथ ही साथ बताऊंगा कि कैसे बाबरी मस्जिद को ढहाया गया और इसके पीछे कितनी बड़ी योजना थी और कब से योजना बन रही थी। और इस बात को आपके सामने रखने के लिए, खुलासा आपके सामने करने के लिए, मैं 4 सोर्सेस का, 4 सूत्रों का इस्तेमाल करूंगा जहां से मैंने ये जानकारी रिसर्च करके ली है। पहली जानकारी वो है कि IB यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो के पूर्व ज्वाइंट डायरेक्टर मलय कृष्ण धर की किताब है ओपन सीक्रेट्स। उन्होंने अपनी किताब में जानकारी दी है। इसके अलावा लिब्राहन कमीशन, जिसने 17 साल बाबरी मस्जिद के मामले की पड़ताल की थी, उसके हवाले से आपको बताऊंगा। साथ ही साथ नीलांजन मुखोपाध्याय, जो मशहूर कॉलमनिस्ट और लेखक हैं, उनकी किताब है RSS द आइकन्स ऑफ द इंडियन राइट, उनका हवाले से आपको जानकारी दूंगा। और अंत में कोबरा पोस्ट ने 2014 में एक स्टिंग ऑपरेशन किया था, 23 टेप्स उनके पास हैं। उस टेप में भी यह जानकारी खुलकर सामने आई थी कि कैसे, किस तरीके से, किन किन लोगों ने षड्यंत्र रचा था और कैसे पूरी की पूरी बाबरी मस्जिद ढाई गई थी। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा MK धर। MK धर जो IB में इंटेलिजेंस ऑफिसर थे, ज्वाइंट डायरेक्टर के पद पर थे। उन्होंने 2005 में उनकी किताब सामने आई। इस किताब का नाम था ओपन सीक्रेट्स और इस किताब में उन्होंने बड़ी दिलचस्प बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि दरअसल जो ये डिमोलिशन हुआ है, जो विध्वंस हुआ है बाबरी मस्जिद का, उसका उन्होंने नाम दिया है प्रलय नृत्य, यानी डांस ऑफ द डिस्ट्रक्शन। और इस किताब में उन्होंने कहा कि दरअसल जब 1991 में उस वक्त के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी की एकता यात्रा कश्मीर की ख़त्म हुई थी, उसके फौरन बाद फरवरी के महीने में 1992 में एक मीटिंग हुई और इस मीटिंग में विश्व हिंदू परिषद, RSS और BJP के तमाम बड़े नेता शामिल हुए थे, जिसमें लाल कृष्ण आडवाणी थे, मुरली मनोहर जोशी थे, सिंधिया थी, विजय राजे सिंधिया थी, राजेंद्र सिंह जो बाद में RSS के प्रमुख बने, के सुदर्शन वो भी RSS के प्रमुख बने, शेषाद्री, HV शेषाद्री वरिष्ठ नेता हैं,
विनय कटियार, उमा भारती, चंपत राय, ये विश्व हिंदू परिषद के नेता थे। इन लोगों की एक मीटिंग हुई तो आईबी की तरफ से उनसे ये कहा गया कि आप इस मीटिंग के बारे में जानकारी इकट्ठा करिए। उन्होंने मीटिंग से पहले ही जहां पे मीटिंग होने वाली थी वहां पे ऑडियो वीडियो के रिकॉर्डिंग का इंतजाम किया, जिसको बग कहते हैं, बगिंग करना कहते हैं इंटेलिजेंस की भाषा में। और उनका कहना यह है कि जब मैंने बाद में वो टेप निकाले तो मलय कृष्णधर ने अपनी किताब में लिखा है कि दरअसल मैं संघ परिवार का, आरएसएस का बड़ा समर्थक हुआ करता था, लेकिन उस दिन के टेप को सुनने के बाद मैं इनसे पूरी तरीके से मोहभंग हो गया, मैं डिसइल्यूजन्ड हो गया। उन्होंने कहा कि दरअसल इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद से ही आरएसएस और उनसे जुड़े हुए संगठन कुछ चरमपंथी काम करना चाहते थे, कोई एक्सट्रीम कदम उठाना चाहते थे ताकि वो अपनी पूरी पहचान भारतीय राजनीति में स्थापित कर सके। और फिर उन्होंने कहा कि दिसंबर 1992 में जो घटना हुई थी दरअसल वो पूर्व नियोजित थी और इसलिए उसको उन्होंने कहा था प्रलय नृत्य, यानी डांस ऑफ द डिस्ट्रक्शन। उन्होंने कहा कि ये पूरे टेप मैंने अपने चीफ आईबी प्रमुख को दे दिए थे और मेरी जानकारी में है कि ये जो पूरे घटनाक्रम की जानकारी थी, जो पूरे टेप थे, वो उस वक्त के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव और उस वक्त के जो गृह मंत्री थे शंकरराव चौहान, उनको भी दे दिए गए थे और उनको भी इस पूरे मामले की जानकारी थी। उनका यह भी दावा है कि ये टेप अभी भी आईबी की लाइब्रेरी में कहीं उपस्थित होंगे और अगर इन टेप्स को निकाला जाए, अगर इन टेप्स की पड़ताल की जाए तो पूरे षड्यंत्र का खुलासा हो सकता है कि कब से ये योजना बन रही थी और कौन कौन उसके सूत्रधार थे। मलय कृष्णधर अपनी किताब में जिन चीजों की तरफ इशारा भर करते हैं उस बात को आगे दरअसल बढ़ाया है, वह है लिब्राहन कमीशन की रिपोर्ट। बाबरी मस्जिद के ढहाने के बाद सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस लिब्राहन के नेतृत्व में कमीशन बना था इस बात की पड़ताल करने के लिए कि दरअसल बाबरी मस्जिद गिरी कैसे और कौन कौन से उसके सूत्रधार थे, किन किन लोगों ने इसमें हिस्सेदारी की थी। 17 साल तक लिब्राहन कमीशन की जो है वो पड़ताल करता है, 17 साल तक। और दिल्ली के विज्ञान भवन में वहां पे बाकायदा पेशी हुआ करती थी नेताओं की, तमाम लोगों की। 17 साल बाद जब 2009 में लिब्राहन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट पब्लिक की तो लिब्राहन कमीशन ने स्पष्ट तौर पर लिखा और साफ तौर पे कहा कि दरअसल बाबरी मस्जिद का विध्वंस स्वतः स्फूर्त नहीं था। यानी जो बात आज सीबीआई की स्पेशल कोर्ट कह रही है उस कोर्ट की बात को वो कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं और ये कहते हैं कि दरअसल ये जो डिमोलिशन था वह स्वतः स्फूर्त नहीं था। उनका यह भी कहना था ये किसी उन्मादी भीड़ का काम नहीं था। जो खास तरीके के हेडबैंड पहने हुए वहां वॉलंटियर्स कार्यकर्ता दिखाई पड़ रहे थे, ये सब आरएसएस और बजरंग दल के कार्यकर्ता थे और ये कतई नहीं कहा जा सकता कि केएस सुदर्शन को इनकी जानकारी नहीं थी या वो इनको नहीं पहचानते थे। साथ ही साथ उन्होंने एचवी शेषाद्री और केएन गोविंदाचार्य जो उस वक्त बीजेपी के संगठन मंत्री थे उनको भी इस पूरे मामले में अभियुक्त बनाया था। और बाद में लिब्राहन कमीशन अपनी रिपोर्ट में बीजेपी के नेताओं को भी नहीं बख्शता है और अपनी रिपोर्ट में उन्होंने कहा है इट कैन नॉट बी एज्यूम्ड इवन फॉर अ मोमेंट दैट आडवाणी, वाजपेयी और जोशी डिड नॉट नो अबाउट द डिजाइन्स ऑफ द संघ परिवार। यानी ये एक क्षण के लिए भी इस बात को नहीं कहा जा सकता है कि आडवाणी, वाजपेयी और जोशी को इस पूरे मामले की जानकारी, संघ के इस डिजाइन या षड्यंत्र की जानकारी नहीं थी। तो ये बात लिब्राहन कमीशन ने कही है और लिब्राहन कमीशन की ये रिपोर्ट अभी भी अगर आप देखेंगे तो आपको आर्काइव्स में मिल जाएगी, अगर आप गूगल करेंगे तो आपको पूरी रिपोर्ट मिल जाएगी। जो तीसरा जो मेरा सोर्स है वो है नीलांजन मुखोपाध्याय की ये किताब जिसका नाम है आरएसएस आइकॉन्स ऑफ द इंडियन राइट। इस किताब में नीलांजन मुखोपाध्याय ये बहुत लंबे समय से आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और हिंदुत्व के जो तमाम लोग हैं
उसके बारे में वो लिखते रहे हैं और उनको एक बड़ा विशेषज्ञ विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी और हिंदुत्व की विचारधारा पर माना जाता है। उन्होंने कई किताबें भी लिखी, उन्होंने डिमोलिशन पे भी एक किताब लिखी है और ये किताब उनकी अभी हाल में आई है जिसका नाम है आरएसएस आइकॉन्स ऑफ द इंडियन राइट। इस किताब के पेज नंबर 332 और 330 में आप देखिए ये लिखा हुआ है द डिमोलिशन प्लान टू परफेक्शन। ये देखिए, डिमोलिशन प्लान टू परफेक्शन, यानी जो विध्वंस था वो पूरी तरीके से प्लान करके किया गया था। प्लान टू परफेक्शन यानी एक एक चीज उसकी तय की गई थी और उसको एग्जीक्यूट किया गया था। इस किताब में ये जो जहां पे मैंने ये बना रखा है, ये पूरा वो वर्णन है जो मैं अभी आपके सामने कुछ लाइनें पढ़ूंगा। इस किताब के मुताबिक नीलांजन मुखोपाध्याय के हिसाब से ये जो डिमोलिशन था स्वतः स्फूर्त नहीं था, एक षड्यंत्र, एक साजिश के तहत किया गया था और उसकी एक एक चीज की प्लानिंग की गई थी। वो लिखते हैं और उन्होंने ये भी कहा था कि इस पूरे साजिश के जो सूत्रधार थे वो आरएसएस के बड़े नेता मोरोपंत पिंगले। दरअसल मोरोपंत पिंगले के ऊपर राम जन्मभूमि का जो आंदोलन था उसकी रूपरेखा और उसकी पूरी कमान उनके हाथ में आरएसएस की तरफ से दी गई थी। यानी जो कुछ भी राम जन्मभूमि आंदोलन में हो रहा था वो पूरी की पूरी जो उसका नेतृत्व था वो मोरोपंत पिंगले के हाथ में था। तो किताब में दावा किया गया है कि मोरोपंत पिंगले इस पूरे ऑपरेशन के कमांडर इन चीफ थे। नॉट ओनली वॉज द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्लान केप्ट टॉप सीक्रेट, बट इट वॉज हैंडेड ओवर टू मेन हु हैड अर्न्ड द ट्रस्ट of the RSS. On 6 December, Moropant Pingle, the chief operational commander, was comfortably ensconced in one of the numerous bhavans or ashrams close to the Babri Masjid. यानी वो कहते हैं कि मोरोपंत पिंगले उस दिन जहाँ पे राम जन्मभूमि की जगह थी वहाँ पे वो नहीं थे, उसके पास में भवन और आश्रम था, वहाँ पे वो थे। वो एक क्षण के लिए भी अपने कमरे से बाहर नहीं निकले, ना बिल्डिंग से बाहर निकले, लेकिन उनको पल पल की जानकारी दी जा रही थी और जानकारी उनको, उनके साथ के जो लोग थे वो उनको पूरी जानकारी दे रहे थे। फिर वो आगे लिखते हैं कि दरअसल मोरोपंत पिंगले ने सबसे पहले 50 लोगों के एक ग्रुप को उन्होंने पिक किया था, यानी उनका चुनाव किया था। आरएसएस के स्वयंसेवकों में से 50 लोगों का चुनाव मोरोपंत पिंगले ने खुद किया था और इस बात की जानकारी उस वक्त के आरएसएस के प्रमुख बाला साहब देवरस को भी थी। वो भी इन 50 के लोगों के बारे में जानते थे। जिस दिन विध्वंस हुआ उस दिन बाला साहब देवरस नागपुर में थे, लेकिन इस किताब का दावा है उनको भी इस पूरे घटनाक्रम की, पूरे षड्यंत्र की पूरी जानकारी उनके पास थी। फिर वो लिखते हैं कि पिंगले ने जो ये 50 लोगों को चुना था, सबसे पहले यही 50 लोग थे 6 दिसंबर को ठीक 12 बजे के आसपास की बात है, एक आध 2 मिनट इधर उधर हुआ होगा। 12 बजे के आसपास ये बाबरी मस्जिद का जो विवादित जगह है वहाँ पे ये प्रवेश करते हैं और प्रवेश करने के साथ ही साथ जैसे तोड़फोड़ शुरू करते हैं वैसे ही वहाँ हजारों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है और वो बाबरी मस्जिद पर हमला कर देती है। उनका कहना था कि जो इस ग्रुप में जो लोग थे वो टॉप सीक्रेट लोग थे। उनको ये कहा गया था कि ये एक पवित्र काम है और इसके लिए आपको कुर्बानी ये देनी होगी कि आप चुपचाप अंधेरे में आएंगे और अंधेरे में चले जाएंगे और कभी इस बात का जिक्र नहीं करेंगे कि आप लोगों ने दरअसल बाबरी मस्जिद को गिराने में आप लोगों की कोई भूमिका थी। और ये भी कहा गया था कि इस पूरे ऑपरेशन की जानकारी बीजेपी के कुछ लोगों को भी थी। अब इस पूरे मसले में जो सबसे कंक्लूसिव प्रूफ जो दिया है वो कोबरा पोस्ट ने दिया है। कोबरा पोस्ट ने 2014 में एक लंबे ऑपरेशन के बाद स्टिंग ऑपरेशन किया। उनके पास 23 टेप थे जो उन्होंने रिकॉर्ड किया था और उनकी टीम ने इस पूरे ऑपरेशन से जुड़े हुए लगभग 23 नेताओं से बातचीत की थी, जिनमें कुछ बीजेपी के नेता थे, कुछ विश्व हिंदू परिषद के नेता थे और कुछ राम जन्मभूमि आंदोलन के जो प्रमुख लीडर्स थे
उनसे उन्होंने बातचीत की थी। उन्होंने एक तरीके से प्लॉट रचा था और ये कहा था कि दरअसल वो बाबरी मस्जिद के डिमोलिशन पर वो एक किताब लिखना चाहते हैं और इस माध्यम से हम आप लोगों को इंटरव्यू करेंगे। और जब वो बातचीत उन्होंने करनी शुरू की तो उन्होंने पूरी बातचीत और वीडियो उन्होंने रिकॉर्ड किया था। इस बातचीत के रिकॉर्ड में जो बात खुलकर सामने आई है वो अपने आप में काफी ऑथेंटिक बातचीत है। और इस बातचीत के मुताबिक पूरा का पूरा घटनाक्रम करीब 1 साल पहले से इसकी योजना बन रही थी और ये बात उन लोगों ने कबूली है जो इस पूरे ऑपरेशन में इन्वॉल्व थे, ऐसा उनका दावा है। जो ये ऑपरेशन था इसका कोड नेम था ऑपरेशन जन्मभूमि। इस कोबरा पोस्ट के मुताबिक सबसे पहले 38 देश भर से आरएसएस और बजरंग दल के स्वयं के सेवकों में से 38 लोगों का चुनाव किया गया। ये जो 38 लोग थे इनको विशेष तौर पर गुजरात के सरखेज इलाके में 1 महीने तक इनकी ट्रेनिंग दी गई। इनकी 2 तरीके से ट्रेनिंग हुई। एक ट्रेनिंग थी वो जो रिटायर्ड आर्मी के ऑफिसर्स थे उनको फिजिकल ट्रेनिंग दी कि कैसे आप बिल्डिंग के ऊपर चढ़ेंगे, कैसे आप बिल्डिंग को डिमोलिश करेंगे और कैसे उन हथियारों का इस्तेमाल करेंगे, रस्सी से ऊपर चढ़ना, गैती का इस्तेमाल करना और दूसरे तमाम औजारों का इस्तेमाल करना जो किसी बिल्डिंग को ढहाने में काम आते हैं। तो ये 1 महीने तक सघन ट्रेनिंग इनकी दी गई, फिजिकल ट्रेनिंग। इसके अलावा ये जो 38 लोग थे इन 38 लोगों को वैचारिक ट्रेनिंग भी दी गई ताकि ये पूरी तरीके से मोटिवेटेड रहे। और इस वैचारिक ट्रेनिंग जो थी उसमें आचार्य धर्मेंद्र, गिरिराज किशोर जो विश्व हिंदू परिषद के नेता थे, प्रवीण तोगड़िया जो विश्व हिंदू परिषद के नेता थे, जयभान पवैया जो बजरंग दल के बाद में अध्यक्ष बने हैं और इसके साथ साथ अशोक सिंघल जो उस वक्त बहुत मजबूत, बहुत तेवर वाले विश्व हिंदू परिषद के नेता माने जाते थे। और आडवाणी के बाद दरअसल उनका नंबर आता था उस आंदोलन में वो उग्रता और वो तेजस्विता लाने के लिए। इन लोगों ने इन 38 लोगों को वैचारिक ट्रेनिंग दी। लेकिन दिलचस्प बात यह थी कि इस पूरी ट्रेनिंग के दौरान उनको कभी भी यह नहीं बताया गया कि दरअसल किस मकसद से उनको ये ट्रेनिंग दी जा रही है, किस मकसद से उनका चुनाव किया गया था। इतना सीक्रेट रखा गया। बाद में इन 38 लोगों को अयोध्या के नीला टीला इलाके में इनको बाकायदा एक जो सिखाया गया था उसको एक नए लेवल पे ले जाके उसकी ड्रिल कराई गई थी। यानी ये संतुष्टि की गई थी कि दरअसल जो कुछ इनको सिखाया गया है उसको ये पूरी तरीके से अंजाम दे सकते हैं या अंजाम नहीं दे सकते हैं। अभी तक भी इनको ये नहीं बताया गया। फिर अयोध्या के राम कथा कुंज के इलाके में जो बेसमेंट में वहां पर एक आपात बैठक बुलाई गई। इस बैठक में इन 38 लोगों में से 7 लोगों को बुलाया गया और जो 7 लोग गए वहां पे विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस के कुछ वरिष्ठ लोग थे। इन लोगों ने पहली बार इस बात का खुलासा किया कि दरअसल किस मकसद से उनको ट्रेनिंग दी जा रही थी और क्यों ट्रेनिंग दी जा रही थी। पहली बार उसका खुलासा होता है और वहां पर उनको शपथ दिलाई जाती है और उनको ये कहा जाता है कि अब आप लोग जो है ये एक लक्ष्मण सेना बनाएंगे। लक्ष्मण सेना बनाएंगे यानी वो पूरी की पूरी सेना जो इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम देगी। यानी ये 38 लोग उसके नेता थे। इस 38 में ये 7 लोग जो प्रमुख लीडर बन के उभरे थे और इन 7 लोगों की जिम्मेदारी दी गई कि अब आप एक लक्ष्मण सेना बनाएंगे और इस योजना के तहत 1200 आरएसएस के कार्यकर्ता जो देश भर से चुने गए थे, इन 1200 कार्यकर्ताओं का चुनाव किया गया और इन 1200 का जो कार्यकर्ता थे इनको 10-10 के गुट में बांटा गया। हर गुट के साथ उनका एक लीडर बनाया गया और यह कहा गया कि आप सिर्फ अपने लीडर की बात ही सुनेंगे, किसी दूसरे की बात नहीं सुनेंगे। और यह भी स्पष्ट था कि एक गुट का दूसरे गुट के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं थी या शायद वे एक दूसरे को पूरी तरीके से परिचित भी नहीं थे, जानकारी नहीं थी। इन लोगों को भी पूरी तरीके से ट्रेनिंग दी गई थी और ट्रेनिंग देके इनको सारे सामान इकट्ठा कराए गए थे। गैती या रस्सी, चढ़ना गिराना, वो सारी चीजें इनको ट्रेन करके बताया गया था। और फिर यह कहा गया था कि जब कारसेवक वहां पे इकट्ठा होंगे तो आप लोगों को कारसेवकों के फोरफ्रंट पे रहना है। यानी जो विवादित ढांचा है उसके ऐसी स्थिति में पहुंचना जहां पे आप बिल्कुल फोरफ्रंट पे पहुंच जाएं
और फिर यह कहा गया कि जब जय शेषावतार, एक वॉर क्राई, जय शेषावतार का जब नारा लगाया जाएगा, तो 3 बार जब जय शेषावतार का नारा लगाया जाएगा तो ये कोड था, यानी अब हमको अपना ऑपरेशन शुरू कर देना है। तो जय शेषावतार का नारा 3 बार लगाया गया और 12 बजे के आसपास जो है, ये जो डॉक्यूमेंटेड एविडेंस है वो ये है कि 12 बजे के आसपास 50-60 लोग जो हैं वो बाबरी मस्जिद के विवादित ढांचे की तरफ लपकते हैं और उनके लपकते ही वो तोड़फोड़ वहाँ पे शुरू करते हैं। उनके लपकते ही आसपास के जितने हजारों लोग इकट्ठा थे वो सारे लोग बाबरी मस्जिद पर हमला कर देते हैं और 12 बजे का जो ऑपरेशन शुरू होता है, ये ऑपरेशन 5 बजे तक चलता है और 5 बजे तक पूरी की पूरी बाबरी मस्जिद को ढहा दिया जाता है, समतल कर दिया जाता है। 1:30 बजे के आस 12 बजे जब ये प्रवेश करके हमला शुरू करते हैं, 1:30 बजे के आसपास जो उस वक्त के मुख्यमंत्री हैं वो बीजेपी के मुख्यमंत्री थे कल्याण सिंह ने लिखित आदेश दिया था कि इन कार्यकर्ताओं पर, कार्यसेवकों के ऊपर गोली नहीं चलेगी। 2:30 बजे के आसपास बाबरी मस्जिद का पहला गुंबद ढहता है और 4:30 बजे तक मुख्य गुंबद ढह के नीचे गिर जाता है। तकरीबन 4:40 और 4:45 और उसके 10-15 मिनट के बाद पूरा का पूरा ऑपरेशन खत्म हो जाता है और ये जो कारसेवक थे जिन्होंने हमला किया था वो भीड़ में गुम हो जाते हैं और उसके बाद पता नहीं चलता है कि दरअसल ये कहाँ गए, कहाँ से आए थे, किस लिए आए थे। और आज तक कभी भी आरएसएस ने, बीजेपी ने, बजरंग दल ने, चाहे विनय कटियार हो, उमा भारती हो, और इनमें से किसी भी व्यक्ति ने इसकी ये बात कभी नहीं मानी कि दरअसल इसके पीछे कितनी बड़ी प्लानिंग थी। कभी भी ऑन रिकॉर्ड इसको नहीं माना। ये हमेशा ये कहते रहे कि दरअसल ये तो कार्यकर्ताओं का गुस्सा था, उनका आक्रोश था और वो जो है वो अतीत का बदला लेना चाहते थे, इस वजह से उन्माद में आके ये घटना हो गई। लेकिन जो कोबरा पोस्ट के जो ये टेप हैं, जो टेप जून 1900 जो टेप 2014 में जो पब्लिक में आए थे और आज भी अगर आप खोजेंगे तो आपको मिल जाएंगे गूगल पे या दूसरे किसी और सोर्स पे, और उसमें आप ये पूरे घटनाक्रम को आप खुद अपनी आंखों से देख सकते हैं और उसको सुन सकते हैं। इसके मुताबिक इस पूरे ऑपरेशन के जो इंचार्ज थे वो विश्व हिंदू परिषद की तरफ से चंपत राय बंसल जी भी थे। आपको याद होगा कि जब सीबीआई के स्पेशल कोर्ट ने चंपत राय बंसल को भी बाइज्जत बरी कर दिया है। अब ये जो मैंने आपको जानकारी दी है, ये जानकारी कोई बहुत नई जानकारी नहीं है। उस वक्त के जितने भी पत्रकार हैं, अगर आप उनसे बात करें जिन्होंने बाबरी मस्जिद को कवर किया है, उनको पूरी इस बात की जानकारी थी या उनको इस बात का अंदेशा था कि दरअसल प्री प्लान तरीके से हुआ है। और इसके और भी बहुत सारे कारण, क्योंकि जैसे ही 12 बजे के आसपास जब हमला बाबरी मस्जिद होता है, उसके ठीक पहले वहाँ पे जितने पत्रकार थे, जितने कैमरामैन थे, जितने भी फोटोग्राफर्स थे, उन पर हमला होता है, जानलेवा हमला होता है और वो सब अपनी जान बचाकर भागते हैं। और ये इसका कारण ये था ताकि इस घटना की कोई भी फोटो, कोई भी तस्वीर, कोई भी वीडियो बन के ना आ पाए सामने। लेकिन न्यूज़ ट्रैक का एक कैमरा था जिसने डिस्क्रीटली शूट किया था और बाद में उन्होंने उसको छुपा दिया था। जब सब लोग निकल गए तो वो कैमरा लेके निकले थे। इसके अलावा अयोध्या में सारी जो टेलीफोन लाइंस थी, उन टेलीफोन लाइंस को भी काट दिया गया था। और तो ये महज इत्तेफाक नहीं हो सकता है कि पत्रकारों पर हमला होना, टेलीफोन लाइंस का काट देना और 5 घंटे के अंदर एक पूरी की पूरी इमारत को ढहा देना, ये एक्सपर्ट लोगों का काम था। अब सीबीआई के स्पेशल कोर्ट ने इन सब चीज़ों को नहीं देखा या सीबीआई ने अपने इन्वेस्टिगेशन में ये सबूत अदालत के सामने नहीं पेश किए, लिहाजा हम तो यही मानेंगे कि सीबीआई ने अपना इन्वेस्टिगेशन ठीक से नहीं किया या उनको वो सबूत नहीं मिले जो सबूत इन किताबों में उपलब्ध हैं, या इनको सबूत नहीं माना गया। लिहाजा अदालत ने फैसला दिया है कि ये स्वतः स्फूर्त था, इसके पीछे कोई साजिश नहीं थी। अब आप फैसला करें। और दूसरा सवाल यह है कि क्या सीबीआई अदालत के इस फैसले को हायर कोर्ट में फैसला चुनौती देती है या नहीं चुनौती देती है, और अगर चुनौती देती है तो फिर अभी भी ये उम्मीद है कि शायद इसका जो असली षड्यंत्र है वो अदालत के माध्यम से सामने आएगा। नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।